जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप सबका वेलकम है आज के इस सेशन में। स्टार्ट किया था, मेरे लगा जैसे मैं बोलूं कि आपका वेलकम है आज के इस शो में। शौकत राठौर जी हमारे साथ हैं, जसवंत जी ठाकुर साहब हैं, अशोक कुमार यादव साहब हैं, RN कर्मा साहब हैं, प्रादीप साहब हैं हमारे साथ, अन्नीस रजा हैं, गौरी शंकर साहब हैं, राउडी राठौर, दिनेश राठौर जी हैं, त्रिनाथ कुंडू जी हैं, NC जोरवाल हैं, किंग खान साहब हैं हमारे साथ। किंग खान हम रफीक खान साहब को कहते हैं अगर ये वही हैं तो। अभिषेक आनंद हैं, अशोक कुमार हैं, कन्याराम दुवाचा हैं, गुलफाम सिद्दीकी साहब हैं, कृष्णा मोहन हैं, और SML हैं, और SMLHR ताराचंद साहब हैं, रमेश गदवाल हैं, जुबैर अंसारी हैं, अशफाक अली हैं, असदुर रहमान हैं, नीलेश गौर हैं, बाबूलाल दिवासी, राहुल लेडे, और शंकर साहा, आशीष कुमार हैं, शकलदीप कुमार शर्मा, मनीष कदम, डॉक्टर DN प्रसाद, MS ठाकुर, और महेश चर्चानी जी, तर्केश्वर प्रसाद जी, राजकू पंडित जी, सैयद माजिद साहब, आनंद आचल जी, अमर सिंह मीना जी, सुरेश बंसल चौधरी साहब, दाबी शिलीश सिंह जी, सुदामा हैं, कुन्नाल भारती हैं, प्यार सिंह गुर्जार हैं, प्यार सिंह गुजरार, प्यार सिंह गुजरार, और शंकर देवनाथ जी हैं, रमेश मीना जी हैं। ये मैं दो तीन बार इसलिए प्यार सिंह गुजरार गुरजार कहा क्योंकि मैं ये फील ले रहा था कि जब कोई इनको बुलाता होगा तो कैसे बुलाता होगा। और हम हेमराज मालिया जी हैं, बीर सिंह जी हैं, शिवेश कुमार जी हैं, द ग्रेट लीडर इन इनोवेशन फैक्ट्री एंड BFIC गोल्ड नेटवर्क, ठंडी लाल मीना जी हैं, चौधरी अमजद साहब हैं, नासिर हुसैन मलिक साहब हैं, और सुभाष गोस्वामी हैं, अमित प्रजापति हैं, इकबाल गाजी, मीजान खान, मन्नू वरवाल, अरविंद कुमार रावत जी, अमर कुमार जी, परमजीत जी, और BFIC निकेश हैं, डॉक्टर शफीक मुजावर हैं, सुभाष कुमार, अब्दुल रशीद, BL गुरजार हैं, सोहन लाल रेगर हैं, और कुलदीप यादव हैं, और सुनीता खान हैं, सुखचैन सिंह जी हैं, विश्राम योगी जी हैं, राहुल सिंह जी हैं, चंद्रभास नास्कर हैं, आबिद असगर हैं, मोहम्मद अकरम हैं, रजिंदा प्रसाद हैं, हेमंत कुमार, बहुत सारे दोस्त हैं, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। वासिफ हैं, मोहम्मद अकील खान हैं, सत्येंद्रा सिंह हैं, अनूप कुमार हैं, राकेश हैं, और सुभाष शर्मा जी हैं, मोहम्मद परवेज, उमेश मुस्कार, सुनील बत्रा, महेश शर्मा जी, द ग्रेट लीडर, और बिबिक आनंदा जी, रोनू धैरी, गुल मोहम्मद, रमेश, जुनेद शेख, और बहुत सारे दोस्त, मिलन पटेल जी, द ग्रेट लीडर एज वेल। तो आप सब का आज के इस सेशन में वेलकम है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, और इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप हमेशा खैरियत से ही रहें। और आज का जो सेशन है वो है, उसका जो टॉपिक है वो है हाउ टू ग्रो। तो मगर इस टॉपिक के ऊपर आने से पहले मैं चंद एक अपडेट्स या न्यूज़ जो मेरे पास हैं इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बिजनेस के अंदर जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री की अहमियत ये है कि इनोवेशन फैक्ट्री इज लाइक ग्रुप ऑफ कंपनीज नाउ। अगर मैं कहना चाहूं तो मेरा ख्याल है कि इनोवेशन फैक्ट्री हम कह सकते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। और पर्टिकुलरली जब हम BFIC गोल्ड का नेटवर्क कर रहे हैं तो फिर BFIC गोल्ड के नेटवर्क को करते हुए जो इनोवेशन फैक्ट्री की अहमियत है वो एज ए कंपनी है, क्योंकि BFIC गोल्ड के नेटवर्क के अंदर तीन चीजें हैं ना। सबसे पहली चीज है कंपनी जिसने प्रोजेक्ट फॉरवर्ड किया, जो मैनेज करती है। दूसरी चीज है उसका प्रोडक्ट विच इज BFIC। और तीसरा चीज उसका जो प्लान है, जो बाइनरी प्लान है जिसके जरिए से हम इनकम करते हैं। तो तीन चीजें हैं। तो कंपनी का हेल्थ चेक भी बहुत जरूरी होता है कि कंपनी का जो है वो आप देखते रहें कि कंपनी कहाँ चल रही है और किस तरह से चल रही है। चाहे उसका डायरेक्टली कोई इंपैक्ट नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्टली बिजनेस के ऊपर उसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहली चंद एक न्यूज़ेस जो हैं वो इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से शेयर कर दूं। उसमें सबसे पहली खबर ये है कि इनोवेशन फैक्ट्री एज ए कंपनी चलती रही है। मेरे आने से पहले, आप में से बहुत सारे नए लोग हैं, उनके आने से पहले, उनसे आने से पहले, यानी उसका जर्नी जो है वो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 3 इयर्स हो चुका है, और चौथा साल उसका चल रहा है। लेकिन उस ड्यूरेशन के दौरान उस कंपनी ने जो काम किया है, जो परफॉर्म किया है, वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। काम तो था,
होता भी था, होता भी है, नजर भी आता था, नजर भी आता होगा, लेकिन ये है कि उसमें एक बेसिक सिस्टम की कमी थी, एक बेसिक स्ट्रक्चर की कमी थी, या समझ लें उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉपर रोल असाइन नहीं था। ये मैं अक्सर इस बात का तस्करा करता रहता हूं कि जब हम नेटवर्क में होते हैं, या जब हम कोई भी आदमी, मैं सिर्फ ये ऐसी बात नहीं करूंगा कि सिर्फ ये इंडिया से या पाकिस्तान के लोग जब कोई बिजनेस करते हैं तो शायद ये इतने मेच्योर नहीं होते, पूरी दुनिया में कोई भी आदमी है जब वो एक, क्योंकि कोई भी समझ लें कि घर से तो घर से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदा होकर नहीं आया, उसने जमाने से सीखा है, लर्न किया है। अगर किसी को लगता है कि मार्क जकरबर्ग ने जो है वो बस ऐसे चुटकियों में ही सक्सेस ले ली, तो वो गलत है। वो उसका एक्सपेरिमेंट्स थे, तजर्बात होते हैं आपकी जिंदगी में, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ नाकाम हो जाते हैं, कुछ जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल हो जाते हैं, कुछ आपको सबक देकर, लेसन देकर चले जाते हैं, तो इस तरह ग्रोथ होती है। तो इसी तरह जब इनोवेशन फैक्ट्री फाउंड हुई तो डेफिनेटली जो इसके फाउंडर्स थे वो जो है वो कोई हाईली एक्सपर्ट लोग नहीं थे मैनेजमेंट की दुनिया के। हम सब जानते हैं, हमें पता है, सबके नाम मालूम है हमें। तो वो इस इंडस्ट्री में अच्छे जरूर होंगे, वो बेहतर सोच वाले हो सकते हैं, वो कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, उनमें मार्केटिंग की स्किल हो सकती है, उनमें क्रिप्टो का नॉलेज हो सकता है, लेकिन एक कंपनी को रन करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, और एक बड़ी कंपनी को रन करने के लिए 2 4 5 लोगों के साथ जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो उसका मॉडल कुछ और होता है। यू आर इंटरेक्टिंग विद एवरीवन डायरेक्टली। आप किसी के साथ भी डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप कहते हैं जरा यार तू एंज कर दे, दूसरे को कहते हैं तुमने ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। आप 2 4 5 लोगों के स्टाफ के साथ आपका एक और जो है वो एटीट्यूड या एक और तरीका होगा काम करने का। लेकिन जब आप ग्रो करते हैं और आप हंड्रेड्स में जाते हैं, फिर आपके लिए डायरेक्ट इंटरेक्शन मुमकिन नहीं होता। आपको एक हायरार्की की जरूरत होती है, एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, ताकि वेल ऑर्गेनाइज्ड काम हो। तो ऐसे में क्या होता है, अगर तो आप इस बात के लिए तैयार हो कि हमें एक सिस्टम में जाना है, एक हायरार्की के थ्रू काम कराना है, तो फिर तो ग्रोथ हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहें कि यार मुझे ही सब कुछ करना है, या मैं ही सबके साथ इंटरेक्ट करूंगा, जैसे मैं 5 लोगों की कंपनी चलाता था तो 5 लोगों के साथ मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन था, अब मैं 105 के साथ भी डायरेक्ट इंटरेक्शन रखूंगा। तो उससे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की भी कैपेसिटी है ना, एक लिमिट है कि कितना आप कर सकते हैं। तो उस अप्रोच की वजह से या उस सोच की वजह से जो नतीजा निकलता है वो ये निकलता है कि आप ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि इतने ज्यादा आप इंटरेक्शन अफोर्ड ही नहीं करते। आप देखेंगे कि सिस्टम बनता ही ऐसे है। आपने अगर देखा हो कभी, बल्कि देखा होगा डेफिनेटली, सबके घरों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो रखी है। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आपको अगर सारा कुछ मेन स्विच से होता हो तो आपका निजाम नहीं चलेगा। आपका सिस्टम इस तरह चलता है कि हर कमरे के अलग अलग सॉकेट्स, उनके अलग अलग बटन्स, और फिर उन कमरों के सॉकेट्स के बाद आप एक जो है वो देखते हैं, एक डीबी देखते हैं जिसके अंदर आपको ब्रेकर्स नजर आते हैं, जो एक एक कमरे के साथ एक ब्रेकर अटैच है। और फिर आपको एक मेन ब्रेकर नजर आता है, जो सारे मेन ब्रेकर्स, जो सब ब्रेकर्स हैं उनका ऑन ऑफ है। ठीक है, तो जो आपके लिए अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर ये इस तरह से नहीं होगा कि यार उस मेन स्विच ने तो कभी ऑन होना है और कभी ऑफ होना है, तो उसका मतलब है सब ऑन सब ऑफ। लेकिन सब ब्रेकर्स का काम भी एक है, और फिर जो आपके कमरे के बटन हैं उनका भी अलग अलग काम है। तो ये हायरार्की की एक शक्ल है। ऐसे मेरे सामने बटन थे तो मैंने एग्जांपल दे दी, मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं। तो इस तरह ये है कि आपके लिए जो है वो एक समझ लें कि एक हायरार्की होना बड़ा जरूरी होता है, और उस वो लैक करती थी कहीं ना कहीं इस कंपनी की इनोवेशन फैक्ट्री की जो प्रोग्रेस है उसमें एक ये रुकावट थी। तो अभी रिसेंटली तकरीबन कोई समझ लें अप्रोक्सीमेटली 1 1.5 महीने पहले उमर भाई ने एक चेंज किया। बीइंग अ फाउंडर उन्होंने एक स्टेप लिया कि उन्होंने अपनी कंपनी की हायरार्की बनाने के लिए, दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, टोबैको की कंपनी है लक्सन, और वहां से जो है उनके एक सीनियर डायरेक्टर को लिया और उनको इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर एज ए डायरेक्टर जो है वो इन्वॉल्व किया। और वो इस सिस्टम को, कंपनी के सिस्टम को, उनका इससे ताल्लुक नहीं है मार्केटिंग कैसे होती है, सेल्स कैसे होती है, वो मशवरा दे सकेंगे जब उनको उनसे पूछा जाएगा। लेकिन कंपनी के सिस्टम को, एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जहां हर काम का कोई एक पैटर्न हो। आप अगर इस बात को समझ रहे हैं तो शायद आप समझ जाएंगे, नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, अल्लाह के वाले। कि जब आप कोई काम करने के लिए जाएं तो ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में करें। रिजल्ट जो आना है सो आना है, लेकिन जब एक काम आपको मुसलसल करना है, ठीक है, तो उस काम के लिए फिर आपको कोई ना कोई
रूल बना लेना चाहिए, उसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड बना लेना चाहिए। अब मैं एक दो एग्जांपल है मेरी जिंदगी में जहां पे मुझे ऐसे सीनियर्स मिले जिन्होंने मेरे जो सख्त मुशक्कत थी ना, उसमें मुझे कहा कि बेटा इतनी ना करो, इसलिए मत करो कि ये रेगुलर करने वाला काम है। अगर कोई बंदा एक दिन तो 24 घंटे जाग सकता है, और सारी जिंदगी थोड़ी 24 घंटे जागेगा। तो काम इस तरतीब से करो, 24 घंटे मत जागो, 16 घंटे जाग लो, क्योंकि आपको रोजाना ही काम करना है। ठीक है, तो इसलिए एक ऐसा रूटीन बनाए, एक ऐसा पैटर्न बनाए। तो उसकी वजह से उमर भाई ने ये चेंजेस किए, और मैंने बताया नई रिक्रूटमेंट की, और एक नया सिस्टम बन रहा है जिस सिस्टम की वजह से बहुत सारे लोगों को खास तौर पे इनोवेशन फैक्ट्री की जो टेक्नोलॉजी या टेक टीम है उसमें से, और जो सपोर्ट टीम है उसमें से बहुत सारे लोगों को जो है वो यहाँ से लीव करना पड़ा है, उनकी जगह पर नए लोग आ रहे हैं। आज 12 तारीख को इस मीटिंग में मेरे आने का जो मकसद था वो मैंने एक वादा किया था 2 3 4 दिन पहले, जब हम जो है वो एक पोस्ट देख रहे थे जिस पोस्ट में लिखा था कि 11 तारीख को इनोवेशन फैक्ट्री नहीं रहेगी। तो मैं 12 को इसलिए ये मैं देखने के लिए भी आया, आई विजिटेड द ऑफिस, एवरीथिंग वाज स्मूथ, और इनोवेशन फैक्ट्री है। तो बस ये बताने के लिए था कि वो भाई जिनको लगता था कि 11 को आखिरी दिन है, तो उनको ये बताना था कि 11 को आखिरी दिन नहीं था, अभी चल रही है। और मैंने उस दिन मजाक में ही आपसे कहा था कि जब किसी को जाना होता है तो वो इश्तेहार नहीं लगाता इसका। तो एनीवेज ये है कि स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, हमारे लिए खुशी की बात होती है कि जिस कंपनी के साथ आप काम करें वो जितनी स्ट्रांग होगी, मैंने कहा हेल्थ चेकअप है तो जितनी अच्छी होगी, जितनी सेहतमंद होगी, उतना हमारे लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक सेल्स पर्सन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब उसके पास स्ट्रांग कंपनी, स्ट्रांग प्रोडक्ट होती है और स्ट्रांग प्लान होता है, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ जाता है। मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो इतना मैटर नहीं करता, अगर आपका अपना कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास बेस्ट प्रोडक्ट है, मेरे पास अच्छी प्रोडक्ट है, उससे दुनिया में 10,000 अच्छी भी हो सकती हैं, 10,000 बुरी भी हो सकती हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, एक सेल्स पर्सन का कॉन्फिडेंस जो है वो होना चाहिए। जैसे एक रिलेशनशिप में जब आपके पास एक वाइफ होती है तो आपको लगता है मेरे पास दी बेस्ट वाली है, आपके पास शौहर होता है तो लगता है मेरे पास अच्छे वाला है, आपको जो है वो कोई गर्लफ्रेंड होती है तो लगता है कि मैंने जो चूज किया है दी बेस्ट है, और कोई बॉयफ्रेंड होता है तो लगता है यार मैंने जिसको सेलेक्ट किया है वो ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है, उस कॉन्फिडेंस की बेस पे आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से जो है वो ये अपडेट बेसिकली कि वो कायम दायम है, और उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं जिसमें नई रिक्रूटमेंट हो रही है, पुराने लोग लीव कर रहे हैं, तो उसके तनाजुर में जो है वो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी का हेल्थ, कंपनी का जो स्टैंडर्ड है, या कंपनी की जो समझ लें वेलनेस है, वो एक अच्छी तरफ जा रही है, एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। और यही वजह है कि इवन के उमर भाई यहाँ पर मौजूद नहीं है दुबई में, ही इज इन यूके एंड ही इज ट्रेवलिंग टू यूएस, मेरा ख्याल है कल। तो इस सिचुएशन में ये है कि उनकी जो हायरार्की है, जो उन्होंने डायरेक्टर्स असाइन किए हैं और जो लोग भी असाइन किए हैं, हम तो आवारागर्द आदमी हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन पूरा निजाम जो है वो अपने तरीके से चल रहा है। तो ये एक न्यूज थी इस हवाले से। दूसरा, रिसेंटली जो है वो 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं पिछले 1 2 महीने के अंदर, जिसमें से एक प्रोजेक्ट का नाम है फुल ऑन, और दूसरे का नाम है गॉट एआई। इनको लॉन्च करने का पर्पस यूजिबिलिटीज ही है। उनमें से एक जो है उसका पर्पस जो है वो बीएफआईसी की यूटिलिटी है, और दूसरे का जो पर्पस है वो है बीएफआईसी, सॉरी, दूसरे का पर्पस है बी लव की यूजिबिलिटी। तो 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो यूटिलिटी के प्रोजेक्ट्स हैं। क्रिप्टो के बेसिक असूलों में से हमने सीखा है, हमने पढ़ा है और देखा है कि अगर किसी कॉइन के पास रियल टाइम यूजिबिलिटीज आ जाएं, अभी तक हैं किसी के पास नहीं, ये भी नोट कर लेंगे कागज पे, अगर किसी के पास रियल यूजिबिलिटीज आ जाएं, रियल यूटिलिटीज आ जाएं, तो वो अमर हो जाएंगे। ये खुलासा है इस बात का। प्राइस बढ़ेगी, ये सब छोटी बातें हैं, वो कॉइन्स अमर हो जाते हैं। अमर मतलब समझ रहे हैं कि वो कॉइन लॉन्ग टर्म हो जाते हैं जिनके पास रियल टाइम पे कोई यूटिलिटी या यूजिबिलिटी आ जाती है, और आप क्रिप्टो करेंसी की उस डेफिनेशन को पूरा कर पाते हैं जिस डेफिनेशन में ये कहा जाता है कि इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ करेंसी। जब आप ये कहते हैं, जब भी कोई आपसे क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन पूछता है कि ये होती क्या है, तो बाकी कहानियां तो अलग रहेगी, सीधी सी कहानी तो ये है कि पैसे की एक नई शक्ल है भाई। पहले पैसा कागज का था, उससे पहले पैसा धातों पे था, उससे पहले चमड़े पे था, आज पैसा जो है वो डिजिटल हो गया। तो ये नई फॉर्म है करेंसी की, एक नई शक्ल। ये पुरानियों को खत्म करेगी, नहीं करेगी, कब करेगी, कैसे करेगी, वो अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन खुलासा ये है कि इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ करेंसी।
तो न्यू फॉर्म ऑफ करेंसी को चलना तो चाहिए और मैक्सिमम चलना चाहिए, फिर ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जगहों पे इस्तेमाल होनी चाहिए। तो जो बीएफआईसी का मोटिव था या बीएफआईसी को लॉन्च करने का जो पर्पस था, जो हमने सुन रखा है, वो यही था कि ये एक ऐसी करेंसी के तौर पे आए जो वाकई रियल टाइम पे कहीं यूजेबिलिटी लेकर आए। आज भी जो इसके प्रोजेक्ट्स हैं, ये उसकी तरफ एक सफर है, ये फाइनल नहीं है, ये आखिरी नहीं है, ये एंड नहीं है, ये तो शुरुआत भी नहीं है। अगर सच पूछेंगे तो अभी ये गाज भी नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने बनाई नहीं है अभी रियल यूजिबिलिटी। तो रियल यूजिबिलिटीज की तरफ जाने का एक जर्नी है, जहां पे आप अपनी यूटिलिटीज के जरिए से जो है वो कॉइन्स को कंज्यूम कराते हैं, कहीं पे आप उनको लॉक कराते हैं, कहीं पे आप उनको यूज कराते हैं, कहीं आप उनको एंगेज करते हैं, कहीं आप उनको बिजी करते हैं, ताकि आपकी सर्कुलेशन सप्लाई जो है वो एंगेज रहे। और सर आपकी जो सप्लाई है वो एंगेज रहती है, तो कंपैरेटिवली आपकी अगर बाइंग आप अपनी साइट क्रिएट कर लें तो फिर आपके प्राइजेस हाई होते हैं। प्राइजेस के हाई होने से ये है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग उन कॉइन्स में आते हैं, लोग उन कॉइन्स को खरीदते हैं, लोग उनमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उससे और ग्रोथ आती है। तो इस तरह फिर समझ लें कि ये एक जो है वो चेन रिएक्शन की तरह काम करता है, कि जो है वो कॉइन का प्राइस 1 रुपए से 10 रुपए पे जाता है तो लोग ही लेकर जाते हैं, और फिर 10 पे देख के और लोग आते हैं तो वो 20 पे ले जाते हैं, और 20 पे देख के और लोग आते हैं तो वो 40 पे ले जाते हैं। तो ये चेन रिएक्शन की तरह प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही होती है। डिमांड बढ़ने से ये है कि आपका जो है वो मार्केट कैपिटल बढ़ रहा होता है, बाइंग हो रही होती है, बाइंग से आपका मार्केट कैपिटल बढ़ता है और आपकी पर क्वाइन प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये दो प्रोजेक्ट्स जो हैं, एक जिसका नाम फुल ऑन है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो प्लेयर, एक्चुअली फुल ऑन एक प्लेयर है, वो जो इसका जो इनोवेशन फैक्ट्री जिसको ऑन करती है, और शो टाइम एक कंपनी है जिसके जहां से क्रेडेंशियल्स बाय होते हैं। तो वहां से क्रेडेंशियल्स लेकर आप फुल ऑन के ऊपर यूज कर सकते हैं। फुल ऑन की वजह से ये है कि उस कंपनी के अंदर एक रेफरल प्रोग्राम भी है। उनका अपना कोई रेफरल प्रोग्राम नहीं था, फुल ऑन की वजह से उन्होंने, क्योंकि फुल ऑन को उन्होंने एज ए पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया, तो उन्होंने जो है वो एक रेफरल प्रोग्राम दिया, जिसमें आप रेफर करके जो फीस होती है, सब्सक्रिप्शन की फीस होती है, चैनल्स को देखने की फीस है, उस फीस में से कुछ परसेंटेज जो है वो आपको पर मंथ मिलती रहती है, और आपका 4-5 लेवल का इनकम है, जितना बड़ी ग्रोथ होगी आप उतना ज्यादा कमा पाएंगे। तो वो इसका एक अलग स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक काम करता है, और वहां पर बीएफआईसी एज ए पेमेंट गेटवे लगता है, तो वो बीएफआईसी की डिमांड के तौर पे काम करता है। अगर 100 कनेक्शन बिक रहे हो रोज के, तो इसका मतलब ये है कि 100 एक कनेक्शन की वेल फीस क्या है, शायद $2.5 का है। तो आप समझ लें 100 कनेक्शन का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली कुछ 10 बीएफआईसी लगते ही होंगे। तो जो भी प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली, तो अगर आपके पास जो है वो 1000 कनेक्शन डेली के आपके बिकते हो, तो इसका मतलब है ज्यादा डिमांड है। 10,000 कनेक्शन बिकते हो तो और ज्यादा डिमांड है। 50,000 बिकते हो तो और डिमांड है, और जितना आप ग्रो करते जाएंगे उतनी ज्यादा डिमांड है। ये एक पहला स्टेप होता है जर्नी का। इस पहले स्टेप में आपको ये पता लगता है कि मेरे एक स्टेप से, आपने अगर कभी गूगल मैप यूज किया है, और आप में से बहुत सारे करते होंगे, मैं अक्सर पैदल चलते हुए भी यूज करता हूँ। नई लोकेशन जब फाइंड करनी होती है, जब हम दूसरे कंट्रीज में जाते हैं जहां हमारी जान पहचान नहीं है सड़कों से, तो फिर हमें गूगल मैप यूज करना पड़ता है पैदल सफर में भी। तो आप गूगल मैप ऑन करते हैं और आपको लगता है कि इस तरफ जाना है, लेकिन आप 4 कदम चलते हैं तो आपको पता लगता है मैं तो अपनी अपनी मंजिल से और दूर हो गया। वो आपको बताता है कि आप तो थोड़े दूर हो गए, तो आपको समझ आ जाती है कि मैं गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में चला था। तो आप उल्टी साइड पे वापस चलना शुरू करते हैं कि मैं सही डायरेक्शन में चलूं। वो आपको बता देता है, आपका वो इंडिकेटर है बेसिकली, जो आपको बता देता है कि आप कहाँ पहुंचे। तो इसी तरह इनिशियल लेवल के ऊपर जब आप किसी क्वाइन के अंदर से 10 क्वाइन की सब्सक्रिप्शन या यूजिबिलिटी निकालते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि ये डायरेक्शन है, और इसी डायरेक्शन में आगे जाना है तो सक्सेस मिल जाएगी। हम 10,000 कनेक्शन भी ले सकते हैं, 10 लाख कनेक्शन भी कर सकते हैं, 1 करोड़ कनेक्शन भी कर सकते हैं। और ये 1 करोड़ कनेक्शन जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है ह्यूज 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 सक्सेस फॉर द होल कंपनी। एक बड़ी कंपनी की जो है वो अलामत आप बन जाएंगे, एक बड़ा नाम बन जाएंगे, अगर आप इस लेवल की सक्सेस लेते हैं। और ये सक्सेस कुमुलेटिव एफर्ट से होती है, किसी एक बंदे के। मैंने कनेक्शन लिया था तो एक छोटा सा कतरा ये है कि मैंने अपने पैसे पे किए और एक कनेक्शन ले लिया। मैंने कुछ 10 लोगों को रेफर कर दिया, तो ये एक दूसरा कतरा आकर मिल गया कि अच्छा जी, हम मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया। इसी तरह हर एक का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है, जिस कंट्रीब्यूशन से आपकी ग्रोथ होती है, या आप आगे बढ़ते हैं, या आप सक्सेस पाते हैं। और दूसरा प्रोजेक्ट जो वी लव कॉइन की यूजिबिलिटी के लिए है,
उसमें आपको पता है कि BLOVE टोकन अभी BLOVE कॉइन के साथ स्वैप हो रहा है और थ्रू एन एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज पे बहुत सारे इश्यूज और चैलेंजेस चलते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। कल परसों की उमर भाई की एक मैसेज था जिसमें उन्होंने कहा कि सारे KYC भी अप्रूव हो जाएंगे और सब हो जाएगा। आई होप सो कि वो हो चुका होगा। तो इस तरीके से जो है वो BLOVE टोकन का स्वैप चल रहा है BLOVE कॉइन के साथ। और जो BLOVE कॉइन है उस कॉइन की यूजिबिलिटी सबसे पहले ये आई है कि उस कॉइन को गोट AI में हम पे करते हैं एज ए पेमेंट गेटवे। यानी मैंने 4,10,000, लेकिन एक्चुअली 4 लाख हैं, तो वो हमने जो अर्ली वाले थे, जल्दी आने के फायदे भी देखें और जल्दी आने के नुकसान भी देखें। 10,000 BLOVE कॉइन का नुकसान हो गया। बाय द वे 4 लाख BLOVE कॉइन जो है और 200 USDT हम उसमें डिपॉजिट करते हैं। हमारा 4 लाख जो कॉइन होता है वो इक्वलेंट टू $5,000 माना जाता है गोट में, क्योंकि गोट में जो प्राइस लग रही है वो 0.0125 की प्राइस के मुताबिक गोट का प्रोजेक्ट उसको एक्सेप्ट करता है। तो अगर मैंने 4 लाख कॉइन दिए हैं तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने $5,000 दिए हैं। इस ये $5,000 क्यों दिए हैं और वो 200 USDT क्यों दिए हैं? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मुझे इस बात की इजाजत देगा कि मैं यहां से $10,000 की वैल्यू की क्रिप्टो कमा लूं। मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपसे शेयर भी किया था, $26 का USDT कमाया था और 1 या $1.25 का मैंने WMATIC कमाया था, रैपमैटिक। तो ये 2 कॉइन्स मैंने कमाए थे। बहुत सारे लोगों ने डाई भी कमाया है, बहुत सारे लोगों ने USDC भी कमाया है और जिस पेयर में जिनको ऑप्शंस मिल रहा था उसमें कमाया है। गॉट एक अलग पूरा प्रोजेक्ट है जिसकी पूरी एक अलग डिटेल्स हैं, आर्बिट्रेज ये वो 19-20 सारा कुछ करके। तो उस प्रोजेक्ट का हम करते क्या है, हम BLOVE क्यों देते हैं? वो BLOVE हम कंपनी को दे देते हैं और वो कंपनी का हो गया। ये कंजप्शन है एक बेसिकली। BLOVE कॉइन वापस आ गया कंपनी के पास, आपकी तरफ से खर्च हो गया। आपका तो वो $5,000 वैल्यू का था। अगर कंपनी उसको 0.012 पे एक्सेप्ट करे तो मेरा BLOVE $5,000 वैल्यू का, हालांकि वो मेरा 5,000 का बिकता नहीं, बाय कहीं नहीं 5,000 का बिकेगा 4 लाख BLV। बाय तो बहुत लो प्राइस के ऊपर होगा ना वो, लेकिन वो मेरा इस कंपनी ने सबसे पहले ये किया कि उसको एक्सेप्ट कर लिया 0.0125 के ऊपर और $5,000 वैल्यू का उसको एक्सेप्ट कर लिया और बदले में इजाजत दे दी कि मैं उसकी एप्लीकेशन, उसका सॉफ्टवेयर यूज करते हुए वहां से $10,000 कमा लूं। तो ये विन विन सिचुएशन होगी। मेरा भी कुछ नहीं गया, मेरा वो 500 वाला या 1000 वाला जो है वो चला गया और बदले में मेरे पास ऑप्शन है $10,000 कमाने की। ठीक है, और वो $10,000 मैंने, किसी की कोई कमिटमेंट नहीं है, किसी ने कमिट नहीं किया कि $10,000 आपने आधे घंटे में कमा लेने हैं, आपने 10 दिन में कमा लेने हैं या आपने 10,000 साल में कमाने हैं। कोई कमिटमेंट नहीं है, बेस्ड ऑन द मार्केट। आपने देखा ये एक एक्सपेरिमेंट, एक 24 घंटे के लिए गॉट का लाइव डेमो था। उस लाइव डेमो के अंदर हमने देखा कि किसी बंदे की ट्रेड लग ही नहीं रही, किसी को ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, और किसी बंदे का जो है वो धड़ाधड़ छप रहे हैं उसके। और जितनी देर में, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, जितनी देर में मैंने $5 बनाए, मैंने 500 वाले स्क्रीनशॉट देख लिए हुए। ठीक है, तो वो डिपेंड कर रहा था किसके पास, कुछ इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड कर रहा था, कुछ आपके डिवाइस की स्पीड पे डिपेंड कर रहा होगा, कुछ अवेलेबिलिटी पेयर्स की कितनी है मार्केट में उस पर डिपेंड कर रहा होगा, फिर हम कौन सा पेयर चूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा होगा। तो टोटल इन चीजों पर डिपेंड करते हुए जो है वो रिजल्ट निकल रहा था। किसी का पूरे दिन का रिजल्ट $2 है, किसी का पूरे दिन का रिजल्ट है, एक ट्रेड भी नहीं मिली। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, पता नहीं उन्होंने ट्राई किया नहीं किया, बट दे टोल्ड कि हाँ जी हमारा तो हुआ ही नहीं। और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको हमने स्क्रीनशॉट देखे हैं 500, 700, 800 वाले इस टाइप के। ठीक है, तो ये वाला जो है डिपेंड करेगा कि आप कितनी देर में, तो हो सकता है 10 दिन में $10,000 कमाए जाएं, हो सकता है कि 2 दिन लगे, हो सकता है कि 6 महीने लग जाएं। नो वन कैन गारंटी अबाउट दैट। हम उस टूल को यूज कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर हमें मार्केट में से आर्बिट्रेज गैप ढूंढ के बताता है इस पेयर में इतने % का प्रॉफिट है। तो मैं $100 की ट्रेड उठाता हूं तो मुझे पता लगता है $1 बच गया, या उसमें वो कहता है 0.5% का प्रॉफिट है तो मैं $200 की ट्रेड उठा के उसमें से डॉलर बचाता हूँ। तो इस तरीके से कई ऐसे पेयर्स भी हैं, मुझे उमर भाई ने बताया कि ऐसे पेयर्स भी बीच में आए जहां पर इतना हाई परसेंटेज था कि एक एक ट्रेड में 35-35, $40 निकले। तो दिस इज सरप्राइजिंग, दिस इज अमेजिंग। तो ये एक टूल है, तो ये BLOVE कॉइन की एक यूजिबिलिटी के तौर पे है। और मैं समझता हूं कि जितनी रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, एक यूजर ने 4 लाख तो देना ही देना है। मेरे वाला 4 लाख चला गया है, मेरा 4 लाख BLOVE कॉइन, 4,10,000 BLOVE कॉइन कंपनी के पास जा चुका है, वो कंपनी का हो चुका है। वो रख ले, संभाल दे, बेच दे, उसकी मर्जी है। इसी तरह जो दूसरे लोग हैं, जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, फॉर एग्जांपल अगर 1,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, आप समझ सकते हैं कि ये BLOVE कॉइन जो है ये जा चुका है
ये कंपनी के पास जा चुका है, और कंपनी अगर उसको बर्न कर दे या रख ले, उसकी मर्जी है, हम बर्न करने का नहीं कह सकते, इट्स हिज चॉइस। कंपनी है, उसका प्रॉफिट भी हो सकता है, उसने संभाल के भी रखना हो सकता है, उसने प्राइस एप्रिशिएट करके भी हो सकता है बेचना हो, तो उसकी चॉइस है। लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई से निकल गया। अब ये 4 लाख कॉइन पर पर्सन जो है, ये 1000 लोग बंदे जो है, ये जो 4 लाख कॉइन गया है, दैट इज, मुझे कैलकुलेटर में करना नहीं चाहता, लेकिन एक रीजनेबल अमाउंट ही बनता है। गैस को 40 करोड़ कॉइन तो बनता ही होगा, तो ये 40 करोड़ कॉइन गया। 10 लोगों का बनेगा 40 लाख, और 100 लोगों का बनेगा 4 करोड़, और 1000 लोगों का बनेगा 40 करोड़। तो 40 करोड़ कॉइन जा चुका है। 20 अरब की टोटल सप्लाई है। आप समझ सकते हैं कि 2, 4, 6 महीने सक्सेसफुली अगर गॉड का प्रोजेक्ट चले तो ह्यूज सप्लाई। डेफिनेटली जीरो तो नहीं रहती, बाकी लोग होल्ड करते हैं, वो इस तरह ही होल्ड करते हैं। आपने अक्सर बड़ी बड़ी सोसाइटीज में देखा है, बल्कि फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा कि एक बड़ी सोसाइटी बन रही होती है और एक गरीब आदमी अपनी झोंपड़ी नहीं बेच रहा होता कि नहीं मैंने नहीं बेचनी। और हमने ये देखी है एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर डीएचए में, और यहाँ वहां दूसरी जगहों पे भी हमने देखा है कि लोग, एक बड़ी सोसाइटी बन जाती है, कहते मैं अपना घर नहीं बेचना, मैं अच्छा ही रखना है। और हमने देखा है कि छोटे छोटे बड़ी बड़ी सोसाइटीज के सेंटर में भी ऐसे गांव मौजूद हैं जहां पे गाय भैंसे रख के लोग बैठे हैं, भाई हमने नहीं बेचनी हमारी जगह। तो इस तरह जो नहीं बेचेगा उसकी अपनी चॉइस है कि भाई मैंने नहीं बेचना, मैंने अभी नहीं बेचना, मैंने कभी नहीं बेचना। वो हर एक की अपनी चॉइस है, अपना विजन है और अपनी समझ बूझ है। विजन गलत है सही है ये वक्त साबित करता होता है, पहले नहीं पता लगता होता। रखने का फैसला गलत था कि सही, ये बाद में पता लगता है। बेचने का फैसला सही था या गलत है, ये बाद में पता लगता है। फॉर द टाइम बिंग हर बंदा अपने तौर पे बेहतरी कर रहा होता है, एज पर उसका जो नॉलेज होता है। वो नॉलेज सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बाय ऑल द मीन्स। तो इस तरह ये 2 प्रोजेक्ट्स रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, जिनके अंदर इनकम पोटेंशियल भी है लोगों के लिए जो करना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये कि कंपनी की यूजेबिलिटी के प्रोजेक्ट्स भी। बाकी उससे पहले वाले चल ही रहे हैं, गेम ओके, सुपर 11, ये वो 19-20 सब चल रहे हैं, लेकिन ये जो नए 2 प्रोजेक्ट्स है, मैंने कहा इनके ऊपर जो है वो आपके लिए कोई नई इंफॉर्मेशन है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक हो गया। और अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 5-10 मिनट और मैं लूंगा आपके। जो है वो टॉपिक है बीएफआईसी के साथ, या इस कंपनी के साथ, बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क के साथ हम ग्रो कैसे कर सकते हैं, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और ग्रो होने का मतलब आप समझते हैं ना, ग्रोथ होती है जब आप बढ़ रहे होते हैं। ग्रोथ इसका मतलब होता है, रुकी हुई चीज का नाम ग्रोथ नहीं होता। ये ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ होती है कि आज आपने $1 कमाया, और जब कल आपने $2 कमाए, तो इट इज कॉल्ड ग्रोथ। आज आपने $1 कमाया, 10 दिन बाद आप $10 पर डे पे, पर डे इनकम की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है ग्रोथ किया आपने। आप आज आपने $1 कमाया था, और आप 3 महीने बाद $1000 पर डे कमाते हैं, ये ग्रोथ है। आज आपने $1 कमाया था, 1 साल बाद आप $10,000 पर डे कमाए, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। आज आपने $1 कमाया था और साल बाद भी आप $1 कमाते हैं, और मुसलसल पूरा साल $1 कमाते रहे, दैट इज नॉट कॉल्ड द ग्रोथ। ये ग्रोथ नहीं है। तो ग्रोथ चाहिए होती है हमेशा जिंदगी में, बड़ा होना है, इसका मतलब है ग्रोथ। पौधे से दरख्त बनने का जो जर्नी है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। पौधे का पौधा ही रहे और उसी तरह आंधी ऊंधी में निकल जाए, या हमें कोई जो है वो कौवा या कोई चिड़िया या कोई बकरी खा जाए, तो वो ग्रोथ नहीं। ग्रोथ है, आप एक पौधे थे, एक नन्हे बीज थे, पौधे बने, और फिर वहां से आपने दरख्त तक का जर्नी किया, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। और ग्रोथ जो है वो सबसे ज्यादा डिपेंड कर रही होती है, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आपने कितना ग्रो करना चाहते हैं। ये आपकी चॉइस होती है कि आप कितना ग्रो करना चाहते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। ग्रो करने के लिए काम करना पड़ता है। हमने अक्सर लोग कहते सुना है कि मैंने हार्ड वर्क नहीं करना, मैंने स्मार्ट वर्क करना है। देखते हैं ना, हम अक्सर सुनते हैं हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, लेकिन दोनों लफ्जों में वर्क जरूर आता है भाई। हार्ड वर्क के एंड पे भी वर्क है, स्मार्ट वर्क के एंड पे भी वर्क है, काम दोनों में ही है। तो हार्ड करें या स्मार्ट करें, काम करना पड़ेगा, काम बुनियादी असूल है। तो बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क के अंदर 2 फीचर्स नए ऐड होने के लिए जा रहे हैं, जिससे हमें काफी अच्छी फीलिंग्स मिलेंगी। उनमें से एक फीचर जो ऐड होने के लिए जा रहा है वो है रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स का। उसका अपडेट जाने वाला है, यानी शायद आज कल में वो हमें देखने को मिल जाए। और उसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी, घबराना नहीं, पैनिक नहीं होना। जो रिवॉर्ड्स आपको दिखेंगे आप उसके एलिजिबल होंगे, यानी जो आप कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर अगर 500 कॉइन राइट पे स्टेक होता हो और 500 लेफ्ट पे स्टेक होता हो, तो उस स्टेकिंग के बदले में अगर आपका रिवॉर्ड है जी, फॉर एग्जाम्पल
समझने के लिए, बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि जी ₹1 या $1, तो को पैनिक नहीं होना, वो समझ लें कि वो उस प्लान के अकॉर्डिंगली इनोवेशन फैक्ट्री आपको ज़रूर देगी। जैसे अपनी बाकी चीज़ों को वो कमिट करते हैं, पूरा करते हैं, इस तरह वो भी आपको डेफ़िनिटली मिलेगा एज़ कोई प्लान करके। क्योंकि जो हम जब इंस्टेंटली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो नतीजे में ये होता है कि हो सकता है कि मैं अगर अपने आप को देखूँ तो मैं कुछ ज़्यादा अचीव कर सका हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इतना अभी हम में से कोई भी इतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया कि कोई जो है वो स्पोर्ट्स बाइक या कार के लेवल तक पहुँचा हो, लेकिन हो सकता है कि हम बहुत सारे रैंक्स में 10 रैंक्स हैं, तो हो सकता है हम तीसरे, चौथे, 5वें तक तो पहुँचे हुए हों। तो कोई जल्दी नहीं करनी, कोई परेशान नहीं होना और उसका प्रोसीजर होगा जो भी उसको क्लेम करने का, आराम-आराम से उसको क्लेम करें। लेकिन उसको नज़र आता है तो हैप्पी फीलिंग ज़रूर लें कि अच्छा मैं ये रैंक अचीव कर चुका हूँ, मेरा अगला ये रैंक है, मुझे ये अचीव करना है। और दूसरा जो है उसके अंदर ग्लोबल स्टैट्स ऐड किए जा रहे हैं जो एक हेल्प करेंगे, हम सबकी हेल्प करेंगे। हम में से तकरीबन ज़्यादा लोग वो हैं जो कि लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले हैं, जो कंपनी को किसी भी कंपनी के साथ ऐसे काम करते हैं जैसे उनकी अपनी है, जैसे वो उसको ऑन करते हैं। तो इस तरीके से डेडिकेशन के साथ काम करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उस हमारे लिए सबके लिए जो ग्लोबल स्टैट्स हैं वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएँगे। नॉर्मली तो हमें ग्लोबल स्टैट्स मीटिंग्स में या कोई कोर मीटिंग्स हो रही होती हैं, उसके अंदर जो है वो फाउंडर की तरफ से मिलते हैं, लेकिन ये है कि हमें जो है वो ग्लोबल स्टैट्स हमारे पास सबके पास आ जाएँगे कि आज की प्रोग्रेस क्या है बिज़नेस की और उसमें मैं कितना प्रोमिनेंट हूँ, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, ओवरऑल क्या कंट्रीब्यूशन चल रहा है। और कंट्रीज़ का ऑप्शन उसमें ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन कंट्री चूँकि कंपनी पूछती ही नहीं किसी से कि आप किस कंट्री से हैं। आपने देखा होगा कि कंट्री का कोई कॉलम ही नहीं है, कि आप किस कंट्री से हैं, पूछते ही नहीं वो। पूछते हैं नाम रखो, यूज़र नेम रखो, ईमेल बताओ, फ़ोन नंबर बताओ, घर जाओ। रेफरल कोड बताओ और ओके हो गया। तो ये जो है वो कंट्री का ऑप्शन नहीं है, तो कंट्री वाइज़ जो है वो उसको नहीं किया जा सकेगा, उसको ग्लोबल स्टैट्स को, लेकिन टॉप आईडीज़, टॉप अर्नर, टॉप स्टेकिंग इस टाइप की चीज़ें हमारे पास और क्युमुलेटिव और आज की कितनी प्रोग्रेस है और 24 घंटे की प्रोग्रेस कितनी है और ऑल टाइम कितनी प्रोग्रेस है, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो उससे हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी अपने प्रोजेक्ट के हवाले से। और आखिर में ये है कि जो हमारे पास प्रोजेक्ट है बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क के नाम से, ये वो प्रोजेक्ट है जो हमारी स्किल पे बेस करता है। ये हमारी स्किल क्या है? हमारी स्किल ये है कि हम दूसरों को एजुकेट कर सकते हैं, दूसरों को इन्फॉर्म कर सकते हैं और हर सेल्स बिज़नेस के अंदर एजुकेट करना ही काम है। आप किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो है किसी फार्मास्यूटिकल के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव देखेंगे तो आपको वो आधा डॉक्टर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले जा कर के किसी भी मेडिसिन को बेचने से पहले उस उसके जो है वो बीमारी की रीज़न को जानेगा। उस मेडिसिन को देने से पहले जब वो सर दर्द की दवाई बेचने जाता है, तो सर दर्द क्यों हो सकता है और क्यों-क्यों हो सकता है और कौन-कौन सा रीज़न हो सकता है, ये एक्सप्लेन करता है, तो फिर वो अपनी दवाई बेचता है कि ये सर दर्द की दवाई है। ऐसा इसलिए होता है कि जब वो सर दर्द की वजूहात पे बात करता है, तो वो अपनी एक अथॉरिटी बिल्ड करता है, वो अपने बारे में एक राय कायम करता है कि मैं इस काम को जानता हूँ। मैं इस काम को जानता हूँ, तो मैं आपको इसकी दवाई भी दे सकता हूँ। तो इसी तरह सबसे पहला काम ये होता है कि एजुकेट करें और एजुकेट तो खुले दिल से करें, बगैर किसी झिझक के करें। आई एम डूइंग इट एट ऑल, मेरी पूरी कोशिश होती है, कोई भी मुझे कहीं पे कोई बात पूछे या मेरे से मुलाकात हो और वो मेरे से कोई बात पूछना चाहें, मेरा चाहे आधा घंटा चला जाए, आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम एवरीथिंग व्हाटएवर आई नो और उससे ये फ़ायदा होता है कि अगले को एजुकेट करते हैं और ज़रूरी नहीं कि अगला उसके बदले में आपके साथ काम करना शुरू कर दे, आपसे रिकमेंडेशन लेना शुरू कर दे, लेकिन आपने कहीं न कहीं बीज बो दिया। जिनको मैंने 10 साल पहले राह चलते, गुज़रते-गुज़रते क्रिप्टो का नाम बोला था, वो आज मेरे से पूछते हैं, वापस 10 साल बाद पूछते हैं कि यार अब बताना ज़रा जो उस वक़्त बताया था। बिकॉज़ दे न्यू इट कि यार इसका तो 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया होगा, हमने 10 साल तो इग्नोर कर दिया इस काम को। तो ये जो आपके पास जो आपका नॉलेज है, आपको करना सिर्फ़ यही है, एजुकेट करना है। हमारे बिज़नेस में है क्या? हमने क्रिप्टो करेंसी को एक नई फ़ॉर्म ऑफ करेंसी के तौर पे ही बताना होता है ना। और मैं इस पे कई दफ़ा लंबे-लंबे सेशंस कर चुका हूँ। मतलब कि करेंसी की एक नई फ़ॉर्म है और करेंसी जो है कोई ऐसी इल्हामी चीज़ नहीं थी, ऐसी कोई आसमान से उतरी हुई चीज़ नहीं थी कि यार इसका ये फ़ॉर्मेट होगा। 200 साल पहले इस करेंसी का कोई वजूद ही नहीं था, जो आज के दिन में हम यूटिलाइज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं। पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त के साथ-साथ जो है वो चीज़ें इवॉल्व होती हैं। 2-3 इम्पोर्टेंट
फैसले हैं जो अमेरिका की तरफ से हुए, जिनकी बुनियाद पे आज हम चिमट चुके हैं इस पूरी करेंसी के साथ, इस पूरी इस पूरी जो फिएट करेंसी के साथ। पहला फैसला एक अमेरिकन प्रेसिडेंट का 1829-30 का फैसला, जिसमें वो ये 7,000 बैंक्स को लाइसेंस देते हैं कि तुम लोगों से सोना लेके उनको अपनी पर्चियां दे दिया करो। ये उनका पहला डिसीजन है। दूसरा डिसीजन जो है वो हमने देखने को मिला 1941 के अंदर, जब वो ये फैसला करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोई भी आदमी जो है वो गोल्ड बियर नहीं कर सकता, उसको पर्ची ही रखनी पड़ेगी। और तीसरा फैसला 71 के अंदर, जहां वो कहते हैं अब ये पर्ची पर्ची रहेगी, गोल्ड वापस नहीं मिलेगा। और ये 3 डिसीजंस हैं जिनकी बुनियाद पे आज का हमारा करेंसी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। करेंसी की बैकग्राउंड यानी ये पुरानी किताबें जिन्हें पढ़ी हैं उनको पता है। वो पूछ रहे होते हैं कि उसकी बैक पे तो सोना है। आज दुनिया के किसी समझदार आदमी से पूछें कि डॉलर की बैक पे क्या है, रशियन रूबल की बैक पे क्या है, चाइनीज युआन की बैक पे क्या है, ब्रिटिश पाउंड की बैक पे क्या है, कोई सोना नहीं है। देयर इज नो गोल्ड, नो गोल्ड रिस्ट्रिक्शन, नो गोल्ड लिमिटेशन, कुछ नहीं। गिनती है, जस्ट कागज का नोट है, उसके पीछे अगर है तो इस चीज की वैल्यू है कि ये गवर्नमेंट ऑफ फलां ने इशू किया है, यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने इशू किया है। उस मुल्क की स्ट्रेंथ, उस मुल्क के इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डेसिमल, प्रोग्रेस, सिक्योरिटी, अमन, शांति, ये सब चीजें मिलकर उस नोट की वैल्यू को बनाती हैं। देयर इज नो गोल्ड एनी मोर आफ्टर द 1971। 1971 के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने शायद 15 अप्रैल को एक बिल साइन किया जो 1 मई 1971 को इंप्लीमेंट हो गया, जिसके मुताबिक डॉलर इज लाइक अ पेपर ओनली, और डॉलर देकर कोई बंदा वापस गवर्नमेंट से गोल्ड नहीं मांग सकता। जबकि उससे पहले का रिवाज ये था कि ये गोल्ड की जमानत पे आपको पर्ची मिली हुई है, जब आप ये नोट वापस करेंगे तो गोल्ड ले लीजिएगा। 71 के बाद उन्होंने कहा कोई गोल्ड नहीं, जो था वो हमारा हो गया, हम रखें, बेच दें, खा जाएं, फेंक दें। अगला जो नोट आपको मिलेगा वो इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि वो जो है वो गवर्नमेंट ने इशू किया है, और गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ का मतलब होता है उस नोट की स्ट्रेंथ। यही वजह है कि बहुत सारे मुल्क जब वहां पर वॉर लगती है, जंग लगती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाती हैं, वहां पर अमन खत्म हो जाता है, तो उनके नोट की वैल्यू ये हो जाती है कि बोरियों में भर के लोग बेचते हैं 2-2 रुपए का। अगर गोल्ड पड़ा हो तो फिर नोट तो गोल्ड तो वहीं पड़ा होता है, गोल्ड तो कोई भी नहीं लूट के ले जाता। अभी तक तो हमने नहीं देखा पिछले 50 साल में किसी जंग में कोई किसी का गोल्ड लूट के ले गया हो। सब कुछ वहीं पे होता है, लेकिन जस्ट नोट की वैल्यू खत्म हो जाती है क्योंकि वो पीस खत्म हो जाता है, स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है उसकी बुनियाद पे। तो हम एक एक नई एजुकेशन या एक नया शऊर या एक वही शऊर, नया तो नहीं है, शऊर है, वो आपको देना है ताकि लोगों को ये इदराक हो और एहसास हो। जिस तरह रिश्ते मौजूद हैं लेकिन लोगों को एहसास नहीं हो पाता, बहन भाइयों के रिश्ते मौजूद हैं, माँ बाप के साथ रिश्ते मौजूद हैं, दोस्तों के मोहल्लेदारों के रिश्ते मौजूद हैं, एहसास खत्म हो गया। कोई बंदा आता है वो एहसास कराता है, वो रियलाइज कराता है कि ये जिम्मेदारियां हैं भाई, अगर ब्रदर हो तो ये जिम्मेदारियां, अगर सिस्टर हो तो ये जिम्मेदारियां, अगर माँ बाप हो तो ये जिम्मेदारियां, अगर बच्चे हो तो ये जिम्मेदारियां, अगर दोस्त हो किसी के तो ऐसे निभानी पड़ेगी। तो जो कोई इदराक कराता है, एहसास कराता है, उसी तरह ये हम एक शऊर या एक जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, हर एक बंदे को पहुंचानी है। और ये नहीं, क्रिप्टो करेंसी एंड नहीं है। ये भी नहीं कि घुमा फिरा के सब करके उसको क्रिप्टो करेंसी पे ले आए और क्रिप्टो करेंसी में अपने कॉइन जो आप जिससे आपको फायदा है उसके खरीदने में वहां तक ले आए। खुला छोड़ दें, उसको आजाद कर दें, उसको पूरा ज्ञान दें, नॉलेज दें, उसको एजुकेशन दें। आज काम नहीं आएगी, अगली नस्ल में काम आएगी, वहां काम नहीं आएगी, उससे अगली नस्ल में काम आएगी। तो ये शऊर जो है, ये नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये जिसको मिल गई है उस पर वाजिब हो गया है कि वो दूसरों तक पहुंचाए। तो हमारे पास जो बिजनेस है बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क का, बीएफआईसी क्वाइन है जिसमें हमें लगता है कि एक स्कोप है, ये एक ऐसा क्वाइन बन सकता है, एक ऐसा बड़ा क्वाइन बन सकता है जिस क्वाइन के साथ जो है हम, अगर हमारे पास हो ये क्वाइन, अगर हम इसके होल्डर हो, तो हम इससे एक बड़ी फॉर्चून बना सकते हैं आने वाले टाइम में। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, किसी चीज को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि यार ये 5 साल में $5 करोड़ का हो जाएगा, ये 5 साल में $5,000 का हो जाएगा, ये 5 साल में 50 सेंट का हो जाएगा। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अलामतों को देखते हुए पता लगता है कि अगर एक लेजिटिमेट कंपनी एक विजनरी फाउंडर के साथ अपने ट्रैक पर चले और ग्रेट ग्रैंड लीडर्स के साथ जो इस वक्त इनोवेशन फैक्ट्री को नसीब हो चुके हैं, उनके साथ मिलकर अगर ये काम करे, प्रोग्रेस करे, तो हिस्ट्री लिखी जा सकती है, इतिहास बनाया जा सकता है। और उसके लिए जिस आग की जरूरत होती है वो आग इन लीडर्स में मौजूद है, इस कंपनी के लीडर्स में मौजूद है, जो साथ काम करने वाले लोग हैं उन सब में मौजूद है। और उस आग को जलाते हुए और अपने लिए बचाकर भी रखें। मैं समझता हूं जब बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क से आप इनकम करते हैं, अगर आप 100 कॉइन बनाते हैं तो ट्राई टू सेव एटलीस्ट 5-10 जरूर सेव करें।
बाकी आपके हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, हम उसमें खर्च करते हैं, लेकिन अगर हम 100 कॉइन डेली कमा रहे हैं तो कम से कम 10% बचाने का रिवाज जरूर डालें कि मैंने 100 कमाए थे और मैंने 10 या 5 नहीं बेचे। अपने पोर्टफोलियो को भी बड़ा करें ताकि जब आपको मौका मिले, सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अनहोनियां यहीं पर होती हैं, इतिहास ऐसे ही रचे जाते हैं। वो एक बड़ा डायलॉग है केजीएफ का, कि जो इनकलाब है वो रातों रात नहीं आता, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि वो प्लानिंग से भी नहीं आता। तो इसलिए कभी भी आ सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, ये हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देख रखी हैं। तो इसलिए जब आपके पास जब कोई ऐसा मौका बने तो फिर आप सिर्फ हाथ मलने वालों में से ना हो, ओ शिट मैंने तो उस वक्त $5 का बेच दिया था, अब ये 500 का है, मेरे पास होता तो क्या होता। उस वक्त की कैलकुलेशन बेकार है, उस वक्त फिर खामोश हो जाना है, फिर कुछ नहीं बोला जा सकता। तो इसलिए ऐसा वक्त ना आए जब हम खामोश हों, अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर सेव करें। ये चले आप इसको अपना रिस्क ही मान लें कि मैं अगर 100 रुपए कमाता हूं तो ₹5 का ये रिस्क है, मैंने किसी के कॉइन में भी तो लेना था, तो ये मैं अपने ही कॉइन में रिस्क ले लेता हूं, इसको इकट्ठा करता हूं, हो सकता है कभी भी ये ग्रोथ कर जाए। क्योंकि ऐसी एग्जांपल बीएफआईसी के अंदर ही हमने देखी, जब लोगों ने टोकन से कॉइन स्वैप किया, और इस तरह की कहानी मैंने सुन रखी है, जिसके अंदर लोगों ने ह्यूज इनकम की इस वजह से, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे सेल नहीं किया। और बहुत सारे भाई जो उस टाइम पे सेल कर गए, पैनिक सेलिंग में सेल कर गए, उनको बाद में चैलेंज आया। तो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। इस मीटिंग को मेरा करने का जो पर्पस था वो यही था कि दो चीजें थी। पहली चीज ये कि थोड़ा सा इनोवेशन फैक्ट्री का हेल्थ चेकअप हमारा हम करते रहे, पता लगता रहे कि नब्जें कहाँ कहाँ तक चल रही हैं और किस तरह से। और दूसरा जो है बीएफआईसी गोल्ड के हवाले से, कि ये हमारा इस वक्त मैं समझता हूँ इकलौता प्रोजेक्ट है जहां से हम बड़ी इनकम कर सकते हैं विद एग्जिस्टिंग टीम। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अपने लोगों के साथ कांटेक्ट रखें, इन कांटेक्ट रहें। और मेरा ख्याल है कि बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क के हवाले से हमारे कंप्लेंट्स भी नहीं है, वी हैव वेरी लेस इश्यूज। कोई ऐसे जेन्युइन कंप्लेंट्स हमारे पास नहीं आते, जबकि नॉर्मली हर प्रोजेक्ट के हवाले से हमारी टीम्स हमको भेज रही होती हैं। आपने देखा होगा कि इस वक्त तो आपको एक्सचेंज ऑन के हवाले से ढेर सारे लोग भेजते हैं कि डिपॉजिट किया था मिला नहीं, विड्रॉल किया था मिला नहीं, सो मेनी क्यूरीज रिगार्डिंग दैट। आपको अदर प्रोजेक्ट्स के बारे में मिल जाती हैं, लेकिन बीएफआईसी गोल्ड के हवाले से नहीं मिलती। मैं क्योंकि प्रेसिडेंट क्लब का जो ग्रुप बना रखा है उसको ऑब्जर्व करता हूं, तो आई कैनॉट सी दैट देयर द इश्यूज। और अगर कोई आता भी है तो वो उसको रिजॉल्व हो जाता है, जस्ट किसी के कहे बगैर ही हो जाता है। तो ये है कि चलो हमारे पास एक प्रोडक्ट जो ग्लिच फ्री मौजूद है, उसमें अपनी पूरी एनर्जी बनाएं, पूरी एनर्जी लगाएं, और जो हमारा हुनर है उस हुनर को इस्तेमाल करें। और जो कामयाबी हमने ली है, याद रखिए ये हमारे सारी माइंड गेम है। जब अब जितनी कामयाबी ले चुके हैं ना, अगर कोई कोई बंदा यहाँ से ₹1000 कमा चुका है, अगर तो वो उस पर हैप्पी है तो फिर ओके है। लेकिन अगर वो समझे ना कि ये ₹1000 तो मेरा 1% था, मैं 99% और कमाना है, मुझे 99,000 और कमाना है, तो और कमा सकता है। इतना पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है। बीएफआईसी के हवाले से मुझे ख्याल है किसी किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं, वी नो इट, वी न्यू इट। एक बड़ा कॉइन है अभी रिसेंटली जो उमर भाई जिस ट्रिप के ऊपर है, ये भी बीएफआईसी के रिगार्डिंग में ही है। ही विल सी द वेंचर कैपिटलिस्ट एंड सो मेनी थिंग्स। तो कभी भी कोई भी अच्छी न्यूज, बड़ी न्यूज हमारे पास आ सकती है, इसलिए अपने बीएफआईसी का छोटा सा हिस्सा जरूर जरूर संभाल के रखें। अगर आपने 10,000 बीएफआईसी कमाए हो तो आपके पास तो 100-200 पड़े होने चाहिए, ताकि कोई बड़ा स्कोप निकले तो आपके पास भी जो है उससे फायदा उठाने की सहूलत मौजूद हो। तो थैंक यू वेरी मच, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खुश रहें, आबाद रहें। आप सब मेरी दुआओं में रहते हैं, वी आर ऑल एन इनोवेशन फैक्ट्री मेंबर्स। तो आप मेरी दुआओं में रहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड गुड नाइट। जिसने सोना है, जिसने जागना है, उसके लिए कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।